हमने अब तक वन डायमेंशनल एरे पढ़ा था। वन डायमेंशनल एरे, और उसमें भी सिर्फ हमने जो टाइप पढ़ा एग्जैक्टली वो इंटीजर और फ्लोट का था। मतलब इंटीजर और फ्लोट में सिर्फ फर्क क्या आएगा, डेटा का आएगा। मतलब इंटीजर टाइप का डेटा आएगा या फिर कैरेक्टर फ्लोट टाइप का डेटा है। जो कैरेक्टर टाइप का एरे होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, हम उसे स्ट्रिंग कहते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रिंग का ही है, विच इज व्हाट, अ कैरेक्टर टाइप एरे। तो एग्जैक्टली जो हमने इंटीजर टाइप एरे पढ़ा, फ्लोट टाइप एरे पढ़ा, वैसे ही हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टर टाइप एरे, जिसे कंबाइनली हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। सो व्हाट इज बेसिकली अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो एग्जैक्टली स्ट्रिंग को मैम ये क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। जैसा कि हम नॉर्मली एरे बनाते हैं, हमने नॉर्मली एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया विद द साइज ऑफ 5 और 10, तो हम कहते हैं 5 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स आपने क्या डिफाइन करें। लास्ट में क्या पढ़ा होगा, नल कैरेक्टर पढ़ा होगा। सिमिलर मैनर में अगर आप कैरेक्टर टाइप का एक एरे बनाते हो, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया कैर टाइप का एक वेरिएबल लिया नेम साइज ऑफ 20, तो एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ, 20 कैरेक्टर टाइप के क्या बनाया हमने, वेरिएबल्स बनाए। जस्ट लाइक इंटीजर फ्लोट की तरह होता, हम भी इसे यही कहेंगे कि कैरेक्टर टाइप नेम 20, मतलब आपने एक एरे बनाया जिसमें 20 वेरिएबल्स है, टाइप उनका क्या है, कैरेक्टर। 20 अलग अलग वेरिएबल्स है, इंडेक्स फ्रॉम 0 to 19। लेकिन क्योंकि हम क्या कहते हैं नॉर्मली, जैसे 2 नंबर है, अगर एक एरे में 5 एलिमेंट थे इंटीजर टाइप के, उनमें कुछ नंबर्स हैं। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास एक एरे और उसमें 5 एलिमेंट में नंबर पड़े, ये हमारे 5 अलग अलग नंबर है जो हमारे पास अलग अलग एलिमेंट से पड़े। अगर आप इनको कंबाइन करो तो क्या बनेगा, 2 3 4 5 6 6 7 7 8, ये एक नंबर बना। ये भी किसी का आईडी नंबर हो सकता है। अब देखो 5 कैरेक्टर टाइप वेरिएबल में क्या पढ़े होंगे, 5 कैरेक्टर्स पढ़े होंगे, APPLE, हमने 5 कैरेक्टर पढ़े। अब इन 5 कैरेक्टर्स को अगर कंबाइन किया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, एक वर्ड बनता है जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो व्हाट इज स्ट्रिंग, इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। तो अभी फिलहाल हमने कहा कि कैरेक्टर टाइप एरेज को ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बनता है, तो वो किस इंटीजर में भी है। इंटीजर टाइप वेरिएबल्स कोई वैल्यूज को अगर ज्वाइन किया जाए तो हम कह सकते हैं कि एक वैलिड आईडी बनता है। ये भी किसी का आईडी हो सकता है, ये एक जैसे एक स्ट्रिंग है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट फर्क है, अगर मैं इसमें से ये दोनों चीजें हटा दूं और अब मैं आपको कहूं कि ये एक यूनिक नंबर सबको कंबाइन करके जो हमने आईडी बनाया, इसमें से एरे अलग अलग करो, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि पहले वेरिएबल में 2 पड़ा है या 23 पड़ा है या 234 पड़ा है, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। 2 भी हो सकता है वेरिएबल आपके, आप इस तरह से ले लो 2 34 56। अब हो सकता है आप ले लो 23 4 5 6, कुछ भी ले सकते हो। मतलब जब मेरे पास इंटीजर टाइप एरे को मैंने ज्वाइन कर लिया, एक आईडी बन गया, मैं मान रहा हूँ ये, लेकिन इस आईडी को लेकर हम अलग अलग डेटा एक्सट्रैक्ट तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने कहा जब स्ट्रिंग टाइप आपने कैरेक्टर्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बना, आप जब चाहे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप मुझे कहोगे पहला कैरेक्टर कौन सा है, तो मुझे पता है इट इज ए, यानी मेरे CH ऑफ 0 में जो भी मैंने इस वेरिएबल का नाम रखा है, सपोज नेम ऑफ 0 में क्या पड़ा होगा, ए पड़ा होगा। मुझे पता है नेम ऑफ 1 में क्या पड़ा होगा, पी पड़ा होगा। तो इजीली आइडेंटिफाएबल है कि अगर मेरे को ग्रुप कंबाइन होके मिलता है तो मैं अलग अलग भी बड़े आराम से कर सकता हूँ। लेकिन इंटीजर के केस में अगर वो मुझे ग्रुप कंबाइन होके मिलता है तो मुझे ये नहीं पता कि वो ए ऑफ 0 में क्या रख रहा है, 2 रख रहा है, 23 रख रहा है, 234 रख रहा है, नहीं पता। हम इसीलिए कहते हैं कि इंटीजर टाइप एरे को ग्रुप को से ज्वाइन तो कर लिया बट अलग नहीं कर पाएंगे, तो फिर ज्वाइन करने का फायदा नहीं है, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद अलग नहीं कर पाएंगे तो एक इशू है। लेकिन कैरेक्टर टाइप एरे को ज्वाइन करके हमने एक वर्ड बनाया, एक स्ट्रिंग बनाई, और जब चाहे उसे अलग अलग भी आइडेंटिफाई कर ही सकते हो। तो दैट इज व्हाट मुझे भी आइडेंटिफाइबल है कि अगर ए ऑफ 3 में पढ़ा है तो ए ऑफ 3 में ये पढ़ा हो या 3 में ये पढ़ा हो, तो देख के आइडेंटिफाइबल है। इसीलिए हमने कहा कैरेक्टर टाइप एरे को हम कंबाइन करेंगे, इंटीजर को नहीं करेंगे। और कैरेक्टर टाइप एरे को कंबाइन करने से हमारे पास क्या बना, स्ट्रिंग बन गया। सो एग्जैक्टली इस कैर नेम ऑफ 20 को हम क्या कहेंगे, नाउ वी कॉल दिस इज अ स्ट्रिंग कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 20 कैरेक्टर्स। एक स्ट्रिंग है जो 20 कैरेक्टर्स अपने पास क्या है, स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम 20, क्योंकि हमने साइज 20 का दिया। वो हमें पता है कि हमारा साइज 20 का 0 to क्या होगा, 19। स्ट्रिंग इज ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। स्ट्रिंग हमेशा खत्म होगी नल कैरेक्टर से।
जिसे हम /0 से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, दैट इज नल कैरेक्टर। ये बाय डिफॉल्ट आपके लास्ट एलिमेंट में पड़ा होता है। मतलब नेम ऑफ 20 में बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये नल कैरेक्टर ही पड़ा होगा। मतलब ये एरे का एंड डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। बट कई बार ऐसा होगा कि आपने साइज 20 का दिया, एरे का साइज 20 का है मेरा, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो 4 ही कैरेक्टर्स की, मतलब मैंने उसमें डाले कितने, 4 ही कैरेक्टर डाले। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि मेरे एरे का साइज ज्यादा है बट मैं कम कैरेक्टर डाल रहा हूं, तो ये नल कैरेक्टर मुझे लास्ट में खुद डालना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब बाय डिफॉल्ट ये कैरेक्टर कहाँ होता है, 20th पोजीशन पर होता है, ये एंड डिटरमिन करने के लिए। मतलब अगर सपोज करो मैं नल ना डालूं और 20 कैरेक्टर की मेरे पास स्ट्रिंग है, मैंने डाला है सिर्फ सचिन, तो क्या होगा, सचिन तो 6 कैरेक्टर है, बाकी भी कुछ ना कुछ पड़ा है ना, तो नल कहाँ खत्म हुआ, लास्ट में खत्म हुआ। तो ये सारा डेटा इज कंसिडर्ड एज व्हाट, द स्ट्रिंग है, जबकि स्ट्रिंग कितना है, वो सिर्फ 6 ही कैरेक्टर की। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका डेटा साइज से कम है, तो जब आपका डेटा खत्म हो रहा है, डेटा खत्म होते ही मैनुअली क्या डाल दो, /0 डालो, ताकि पता हो कि एस से स्टार्ट होकर स्ट्रिंग का खत्म होती है, नल पर खत्म होती है, और नल बीच में आ गया मतलब स्ट्रिंग यहीं पर खत्म होती है। तो हो सकता है साइज ज्यादा हो, डेटा कम, क्योंकि साइज व्हाट आपने मैक्सिमम लिया कि यूजर्स उसका नाम इनपुट कराना है, चलो यार 50 का साइज ले लेते हैं, इससे बड़ा क्या डालेगा नाम अपना। लेकिन अगर यूजर डालता ही सिर्फ 4 कैरेक्टर का नाम है रवि, तो फिर हमारे लिए स्ट्रिंग टर्मिनेट भी कहां पर होती है, 4 कैरेक्टर भी टर्मिनेट होती है, बाद में नहीं आती। अब जैसे नीचे एग्जांपल में हमने लिया कि कैरेक्टर टाइप नेम एक वेरिएबल है, हमने साइज लिया 10, एरे इनिशियलाइज कर रहे हैं। नॉर्मली जब हमने इंटीजर टाइप वेरिएबल को इनिशियलाइज किया था तो हमने लिखा था int a marks is an array size of 5 ब्रैकेट स्टार्ट, 5 का एरे था तो हमने 5 वैल्यूज पास कर दी, 5 वैल्यूज पास कर दी। अब हमारे केस में यहाँ डिफरेंस क्या है कि वेरिएबल का टाइप क्या है, कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर टाइप का नेम साइज ऑफ 10, कैरेक्टर है तो फिर कैरेक्टर वैल्यू सिंगल कोट्स में आती है, तो आपको एक एक कैरेक्टर किस में डिफाइन करना होगा, सिंगल कोट्स के अंदर क्या है डिफाइन करना होगा, इस तरह से। अब क्योंकि आप लेंथ कम डाल रहे हो, हम लेंथ कम डाल रहे हैं, एक कैरेक्टर कम ही डाल रहे हैं, मतलब हम 5 ही कैरेक्टर इसके अंदर डाल रहे हैं, तो इन दैट केस मुझे लास्ट में क्या डालना पड़ेगा, नल कैरेक्टर भी डालना पड़ेगा, /0 दैट इज नल कैरेक्टर। तो आपका डेटा आया 5 कैरेक्टर्स का जो भी आप डालना चाह रहे थे, और लास्ट में आपने खुद क्या डाला, नल डाला। तो दो चीजें आती है यहाँ पर, साइज एंड लेंथ। साइज इज द एरे, एरे का साइज कितना है, 10 का है, बट लेंथ कितनी है, लेंथ इज द डेटा, तो डेटा की लेंथ कितनी है, 5 कैरेक्टर की यहाँ पर। सो कैरेक्टर टाइप एरे इनिशियलाइज कर रहे हैं, 10 का साइज है, कम वैल्यूज डाल रहा हूं, तो लास्ट में क्या डालना पड़ेगा, नल कैरेक्टर फॉर डिफाइनिंग द एंड ऑफ व्हाट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एंड डिफाइन करने के लिए। क्लियर है। नाउ स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, तो इधर हम कैरेक्टर को इनिशियलाइज कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया, और एल्स ग्रुप कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय डबल कोट्स। सो स्ट्रिंग कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट बाय डबल कोट्स। अब डबल कोट्स के केस में एडवांटेज क्या आता है, मुझे नल कैरेक्टर डालने की क्या जरूरत नहीं, क्योंकि डबल कोट्स के केस में जहां डबल कोट्स टर्मिनेट हो रहे हैं, आपका कंपाइलर वहां पर अपने आप क्या डाल देगा, नल कैरेक्टर डाल देगा। मतलब एग्जैक्टली कैरेक्टर टाइप का जो मैंने एरे डिक्लेयर किया नेम ऑफ 10, डबल कोट्स में एप्पल दिया है, मुझे नल कैरेक्टर डालने की जरूरत नहीं है, लास्ट में वो अपने आप क्या डाल देगा। तो मेमोरी में क्या आएगा, 10 बाइट का एरे, आपका एरे का साइज 10 का, तो 10 कंसेक्यूटिव मेमोरी स्पेस एलोकेट होंगे। आपने इसमें एप्पल डाला है, सो APPLE, लास्ट में आपने नल कैरेक्टर नहीं दिया बट डबल कोट्स में दिया, इसलिए वो नल कैरेक्टर अपने आप क्या डाल देगा वहां पर। तो एग्जैक्टली मेमोरी में स्टोरेज जिस तरह से रहे अपने आप, ठीक है ना। आप चेक कर सकते हैं कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मेन कैरेक्टर टाइप एरे साइज ऑफ 10 एप्पल नल कैरेक्टर के थ्रू दिया है, और एक नेम 1 दिया है, साइज डायरेक्टली क्या डाला है, एप्पल डाला है, तो दोनों को प्रिंट कराओगे आउटपुट सेम ही आएगा। दैट इज स्ट्रिंग को डिफाइन कैसे करना था और इनिशियलाइज कैसे करना था। डेफिनेशन तो पहले की तरह है, सिर्फ टाइप चेंज हुआ हमारा, कैरेक्टर इनिशियलाइज करने के लिए इधर बाय कैरेक्टर इनिशियलाइज करोगे, और यूजिंग व्हाट, कोट्स, डायरेक्टली एज अ स्ट्रिंग इनिशियलाइज करोगे। नाउ स्ट्रिंग की ट्रैवर्सिंग की बात करते हैं। ट्रैवर्सिंग हमने पहले ही पढ़ी हुई है, हमारे पास एक एरे है, स्ट्रिंग की ट्रैवर्सिंग करनी है अब इस केस में, तो हमारे पास सपोज कैरेक्टर टाइप का एरे नेम 10, लेकिन हमने इसमें स्ट्रिंग में डाला क्या है, सिर्फ एप्पल है, तो ट्रैवर्सिंग
इंटीजर और कैरेक्टर की तरह ही है, थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट किस वजह से है? अब क्योंकि मेरा साइज एरे का 10 का है, लेकिन डेटा उसमें सिर्फ मैंने 5 ही कैरेक्टर डाले, तो मैं 10 तक ट्रैवर्सिंग नहीं करूंगा। मैं 10 तक ट्रैवर्सिंग करूंगा तो मुझे ए पी पी एल ई नल और बहुत कुछ जो पड़ा होगा वो भी प्रिंट में मिलेगा। मुझे 10 तक नहीं करना, मुझे जब तक नल कैरेक्टर नहीं आता तभी तक प्रिंट करना है। तो मैंने एक लूप चलाया यहाँ पर 0 से लेकर कहां तक चलेगा? नेम ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू व्हाट /0, जब तक कि नेम ऑफ आई फर्स्ट टाइम क्या है? 0 है, तो नेम ऑफ 0, नेम ऑफ 1, नेम ऑफ 2, नेम ऑफ 3, नेम ऑफ 4, नेम ऑफ 5। और 5 में क्या पड़ा था? 5 में हमारा नल पड़ा, तो लूप चलेगा जब तक कि आपके पास कैरेक्टर इटसेल्फ में क्या नहीं आता? नल नहीं आता। तो हमने नॉट इक्वल्स टू व्हाट नल तक लूप चलाया, जब नल आएगा रुक जाएगा, मतलब ए पी पी एल ई के केस में चलेगा, नल आने पर वो स्टॉप हो जाएगा। सो लूप चलाया 0 से लेकर जब तक कि नल कैरेक्टर नहीं आता, एक एक इंक्रीमेंट वैसे ही करना है, और नेम ऑफ आई एक एक कैरेक्टर को हमने क्या किया? प्रिंट करा। तो दोनों केसेस में इंटीजर और फ्लोट और इस कैरेक्टर में क्या फर्क है? वहां हमने डायरेक्टली साइज तक का लूप लगाया, 5 का एरे बनाया, 5 प्रिंट करने हैं, 5 तक प्रिंट कराऊं। लेकिन यहाँ एरे का साइज हमने अलग देना है, और लूप हम कहाँ तक लगाएंगे? हमेशा लेंथ तक लगाएंगे, ताकि हमें पता हो कि हमने उसमें डेटा कितना डाला। 5 के बाद जो और फालतू कैरेक्टर पड़े होंगे हमने इग्नोर कर दिए, क्योंकि वो हमारे किसी काम के थे भी नहीं। सो इस लूप में हमने लेंथ तक लॉजिक लगा। तो इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है कि हमें साइज तक नहीं, यहाँ पर लेंथ तक जाना है। और लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है? हमारा आखिरी कैरेक्टर क्या होगा? नल होगा, दैट इज ट्रैवर्सिंग। अब स्ट्रिंग को प्रोसेस करना है। प्रोसेस का मतलब ही क्या होता है? रीड एंड राइट करना। पहले हम रीडिंग की बात करते हैं। रीडिंग और राइटिंग दोनों को कर ले तो क्या आएगा? अब मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया, कैरेक्टर टाइप का नेम विद द साइज ऑफ 20। हमने एक एरे बनाया जिसका साइज 20 का है। हमने 0 से लेकर 19 तक का एक लूप लगाया, 0 से 19 का एक लूप i++ इंक्रीमेंट किया। क्योंकि हमारा 20 का एरे था, तो हमने 20 कैरेक्टर्स रीड करने के लिए 0 to 19 तक का लूप और एक एक कैरेक्टर क्या रीड करवा लिया। यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? अब ये लूप कितनी बारी चलेगा? लूप हमने 0 to 19 लगाया, इसका मतलब लूप 0 to 19 चलेगा, मतलब टोटल 20 टाइम्स। आई थिंक सो हमने लेस देन 19 लगाया, तो मैं यहाँ पर चेंज करूंगा, इट इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट 19, क्योंकि 0 से 19 तक का हमारा साइज है। तो हमने 0 से 19 तक का एक लूप लगा, ताकि पूरा 20 टाइम्स चले, और 20 कैरेक्टर क्या होंगे? इनपुट होंगे। यानी ये लूप एग्जैक्टली क्या करेगा? 20 कैरेक्टर्स इनपुट करेगा। सो मिनिमम कितने कैरेक्टर रीड करेगा ये, और मैक्सिमम कितने रीड करेगा? क्योंकि लूप ने 0 to 19 चलना है, मतलब लूप एग्जैक्टली 20 टाइम्स चलेगा, तो 20 टाइम्स क्या होगा? सीन होगा। तो मिनिमम कितना हो गया? 20, और मैक्सिमम भी कितना हो गया? 20 हो गया। तो ये लूप, मैं ये नहीं कहूंगा कि मिनिमम कितनी बारी चलेगा, मैक्सिमम कितनी बारी चलेगा, क्योंकि ये लूप एग्जैक्टली 20 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। और 20 टाइम एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि ये 20 कैरेक्टर से कम आपसे नहीं मांगेगा, 20 कैरेक्टर एग्जैक्टली ही मांगेगा। तो इस लूप में एक इश्यू हो गया कि हम ये लूप लगा रहे हैं यूजर का नेम इनपुट करने के लिए, और एक यूजर हमें ये कहता है कि उसका नाम सिर्फ 4 ही कैरेक्टर का है। नेम क्या है? रवि है। 4 ही कैरेक्टर वो डालना चाहता है, बट एरे का साइज कितने का है? 20 का है। लूप हमने भी कितने तक लगाया? 20 तक ही लगाया। तो ये एग्जैक्टली 20 कैरेक्टर्स ही रीड करेगा। इसका मतलब अगर मैं डालता हूँ रवि, जो कि सिर्फ 4 ही कैरेक्टर है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये आपसे 16 कैरेक्टर्स और मांगेगा। जब तक वो 16 कैरेक्टर नहीं दोगे, आगे प्रोसेस नहीं करेगा। तो यानी ये क्या हो गया? एग्जैक्टली 20 कैरेक्टर मांगेगा। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम को रीराइट किया है नीचे, कि हम लूप नहीं लगाएंगे। एरे को प्रोसेस करने के लिए हम लूप नहीं लगाएंगे। एरे को प्रोसेस करने के लिए हम डायरेक्टली क्या देंगे? एरे का नाम देंगे। सीन ग्रेटर देन क्या दिया है? एरे का नाम। ध्यान रखना है, जब आप एक एरे बनाते हो ना, जैसे मैं एक एरे बनाता हूँ इंटीजर टाइप a of 5 का, तो इसका मतलब है 5 एलिमेंट्स बने हैं, a of 0 से लेकर अप टू a of 4 तक है मेरे पास। a of 0 फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट एंड सो ऑन। बट अगर मैं इसमें सिंपल a लिखता हूँ, int a of 5 में सिंपल क्या लिखा है? a लिखा है। दिस इज कॉल्ड एज द बेस एड्रेस ऑफ एरे। आपके एरे का बेस एड्रेस, मतलब वो एड्रेस जहां से एरे बनना क्या है? स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहां हमने रीडिंग में यूजर से डेटा रीड करने के लिए एरे का साइज नहीं दिया, एरे की पोजीशन नहीं दी, नेम ऑफ 0, नेम ऑफ 1, नेम ऑफ 2 नहीं दिया। हम क्या दे रहे हैं? बेस एड्रेस दे रहे हैं।
नाउ सीन का काम होता है डेटा एक्सट्रैक्ट करना। तो हमने उसे कहा कि कीबोर्ड से डेटा एक्सट्रैक्ट करो, जो भी आता है, जितना भी डेटा आता है वो सारा का सारा किस में डाल दो, नेम में डाल दो। तो जो भी आएगा, जितना भी आएगा, चाहे वो 4 कैरेक्टर हो, चाहे वो 10 हो, 20 हो, सारा का सारा नेम में जाएगा। और सीन कब टर्मिनेट होता है? सीन टर्मिनेट होता है न्यू लाइन और स्पेस से। जैसा कि हमने फर्स्ट प्रोग्राम में देखा था कि आप 2 नंबर इनपुट में कैसे दे सकते हो, ईदर बाय स्पेसेस और बाय व्हाट, न्यू लाइन। क्योंकि जैसे ही आप स्पेस देते हो 34 स्पेस, एक सीन वहीं पे खत्म हो गया। अगर अगला नंबर इनपुट होना है तो आप नंबर दे दो। ऐसे यहाँ पर एक सीन अपना डेटा टर्मिनेटेड तब मांगता है जब उसे पता लगता है कि क्या आ गया, इनपुट में स्पेस आ गया और न्यू लाइन आ गया। तो ये सीन क्या करेगा, कीबोर्ड से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा जब तक कि स्पेस और न्यू लाइन नहीं आती। और वो जो भी डेटा होगा वो हमने एड्रेस दी है, बेस एड्रेस दिया है, नेम, कोई इंडेक्स नहीं दिया, उसे उस एड्रेस पे ऑटोमेटिकली क्या स्टोर कर देगा। सो यहां हमने क्या लगाया, कोई लूप नहीं लगाया, कोई लूप नहीं है, सिंगल सीन स्टेटमेंट अप्लाई किए। और सिंगल सीन का मतलब होता है ओनली वन इनपुट इज एक्सेप्टेड। और वो इनपुट कब टर्मिनेट होगा, either when space or a new line occurs, which ends with either space or what, a new line। और जो भी वैल्यू आएगी that is stored at the address specified in what, scene। तो सीन में जो भी आपने एड्रेस दी है वो एरे में स्टोर हो जाएगी, वहां पर स्टोर हो जाएगी। और वहां पर जो एड्रेस हमने दिया है वहां क्या बना हुआ था, कॉन्जिक्यूटिवली एरे बना हुआ था, इसलिए वो डेटा अपने आप ही कॉन्जिक्यूटिवली कहाँ चला गया, एरे में चला गया। और आपके स्पेस और न्यू लाइन की वजह से उसमें नल कैरेक्टर वहां पर अपने आप के चला जाएगा। तो नल कैरेक्टर भी मुझे देने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं स्पेस दे रहा हूं या न्यू लाइन दे रहा हूं, नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली एंड पे लग गया। क्लियर हुआ? और सीन के मतलब सीन भी डायरेक्टली हो जाएगा, लूप की जरूरत नहीं है अगर आपको डेटा रीड करना है। और अगर आप लूप लगा रहे हो सीन में तो आपको लिमिटेशन ध्यान में रखनी है, जैसे इस केस में थी कि 20 एग्जैक्टली डालने पड़ेंगे। इसलिए कैरेक्टर टाइप एरे में लूपिंग के थ्रू रीड नहीं होगा। राइट तो कंफर्म आप राइट में आप चाहे प्रिंट करवा लो, लूप लगा के करा लो या डायरेक्टली करवा लो। तो सी आउट में भी हमारे पास सेम मैनर है कि सी आउट में भी हम क्या लगाएंगे, डायरेक्टली नेम, एरे का नाम दे दिया, मतलब एड्रेस दे दिया, वो अपने आप उस एड्रेस से जब तक उसे नल कैरेक्टर नहीं मिलता सारा डेटा प्रिंट कर देगा। सो दिस विल प्रिंट द एरे फ्रॉम द बिगिनिंग टू बेस एड्रेस जो आपने दिया है टिल द नल कैरेक्टर। तो जब तक नल कैरेक्टर नहीं आता सारा डेटा प्रिंट कर देगा। आप लूप लगाना चाहो लूप लगा सकते हो, बट लूप वही वाला लगेगा कि 0 से लेकर आप कहां तक लगाओगे, जब तक नल नहीं आता। क्योंकि नल के बाद के जो कैरेक्टर पड़े हैं वो आपके किसी काम के नहीं। लूप के बिना आप डायरेक्टली कर सकते हो। आपने सारे प्रिंट करने हैं तो लूप की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्टली प्रिंट कर लो। बट कुछ काम करना होता है, जैसे हर एक कैरेक्टर को कंपेयर करना है, सर्च कर रहे हो जैसे कैरेक्टर को, तो उस केस में तो ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी, एक एक कैरेक्टर चेक करना पड़ेगा, इन दैट केस तो लूप लगेगा। रीडिंग के लिए लूप हम कभी नहीं लगाएंगे। तो ये स्ट्रिंग प्रोसेसिंग थी। अब स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने हमें कुछ फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं। इस फंक्शन के लिए हमें अलग से एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है, string.h। ये सारे फंक्शन अलग एक लाइब्रेरी string.h के अंदर डिफाइन, ठीक है ना। ये स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन के ऊपर है। मैनिपुलेशन का मतलब स्ट्रिंग के ऊपर काम करने के लिए, आपका काम आसान करने के लिए स्ट्रिंग के ऊपर जो रिपीटेटिव ऑपरेशंस होते हैं, भाई ये तो कॉमनली यूज ऑपरेशंस है, उसके लिए फंक्शंस आपको पहले से बना के दे दिए, बने बनाए, आपने सिर्फ यूज करना है। और यूज करते हुए क्या इंपॉर्टेंट होता है, किसी फंक्शन को यूज कर रहे हो, बना बनाया एक फंक्शन है, हम उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पता होना चाहिए कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन को इनपुट में क्या चाहिए, पैरामीटर, और एक फंक्शन का क्या होता है रिटर्न, कि फंक्शन वापस में क्या देगा। जैसे इस एग्जाम्पल की अगर हम बात कर रहे हैं तो strlen हमारा पहला फंक्शन है। इनपुट में क्या लेगा, कैरेक्टर टाइप का एरे, और ये क्या फाइंड करता है, लेंथ ऑफ एन एरे। भी आपने अभी इस लूप के अंदर क्या लगाई थी, लेंथ लगाई थी ना। हमने कहा था कि लेंथ चलाएंगे जब तक नेम ऑफ आई में क्या नहीं आता, नल नहीं आता। अब इसमें क्या हो रहा है, बार बार आपका लूप आपके कैरेक्टर को नेम ऑफ आई से कंपेयर करेगा नल से, बार बार कंपेयर करेगा नल से। अगर हम उसे पहले से ही साइज निकाल ले, strlen से मुझे पहले से ही पता लग जाएगा कि एरे का साइज कितना है, तो मैं लूप फिर उतना ही चला लूंगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सपोज मेरे पास एक कैरेक्टर टाइप का एरे है, दिस इज कैरेक्टर टाइप एरे,
कॉल्ड नेम साइज ऑफ 20। हमने यूजर से डेटा इनपुट करवा लिया नेम। अब यूजर ने शायद इसके अंदर अपना नाम डाला है, लेट अस से टैलेंट्स, ये 6 कैरेक्टर डाले, 7 कैरेक्टर का उसने डेटा डाला। अब प्रिंट करने के लिए या तो सी आउट नेम कर दूं, सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ प्रोसेसिंग करनी है तो मैंने कहा लूप लगाओगे। लूप कहाँ से लगेगा? कोई 0 से लेकर नल कैरेक्टर तक, या फिर हमारे पास फंक्शन था strlen स्ट्रिंग लेंथ है फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये ब्रैकेट में हमसे क्या मांगेगा? कैरेक्टर टाइप का एरे, और ये रिटर्न में हमें क्या देगा? एक इंटीजर टाइप की वैल्यू। और इस इंटीजर टाइप की वैल्यू में क्या पड़ा होगा? फिलहाल इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली क्या होगा? लेंथ आएगा। तो strlen फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द एरे, और लेंथ मींस डेटा इन द एरे। तो यहाँ पर साइज 20 का था, आपने डेटा 7 कैरेक्टर डाले हैं, तो strlen ऑफ नेम आपको बता देगा कि आपके एरे के अंदर एग्जैक्टली 7 कैरेक्टर पड़े हैं, ताकि जो आप लूप लगा रहे हो वो अब आप डायरेक्टली 0 से लेकर कहाँ तक लगाओगे? 6 तक। 0 से लेस देन इक्वल टू 6, क्योंकि हमारे 7 एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होंगे? 0 to 1। तो मैं यहाँ 6 की जगह पर क्या लिख देता हूँ? a लिख देता हूँ, लेस देन है, तो 0 to लेस देन है, क्योंकि a हमारा 7 है, हमारे 7 0 to 6 है, तो हमने 0 से लेस देन क्या है? a तक लूप लगा दिया। तो अब मुझे साइज कैलकुलेट नहीं करना, यूजर जितना डाटा डालेगा उस डेटा के अकॉर्डिंगली मेरा लूप कैलकुलेट हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट फंक्शन कॉल्ड strlen, दैट इज फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द एरे। और लेंथ का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द एरे, कैरेक्टर में एरे में कितने कैरेक्टर्स पड़े। दैट इज फर्स्ट फंक्शन strlen। नेक्स्ट फंक्शन हमारा strcmp, स्ट्रिंग कंपेयर। अब स्ट्रिंग कंपेयर का मतलब क्या होता है? देखो हमारे पास अगर नॉर्मली 2 वेरिएबल्स होते हैं, आप लोग, हमारे पास 2 वेरिएबल्स है a और b, इंटीजर टाइप a, लेट अस से इसमें 5 पड़ा है, एंड इन b इक्वल्स टू 6 पड़ा। अब मुझे इन 2 नंबर्स को कंपेयर करना हो तो हम लिखते हैं ना a डबल इक्वल्स टू व्हाट? b, a डबल इक्वल्स टू b। हमें पता है यहाँ क्या हो रहा है? a और b की कंपैरिजन हो रही है कि वेदर a और b में सेम वैल्यूज हैं या नहीं। सिंपल इंटीजर टाइप में हम ऐसे ही करते हैं। बट अगर हम यही केस मेरे पास कैरेक्टर टाइप एरे में होता, अ नेम साइज ऑफ 20 एंड नेम 1 साइज ऑफ व्हाट? 20। सपोज इसमें डेटा भी पड़ा हुआ है, वी हैव डेटा सचिन, और ऐसी यहां पर भी डेटा पड़ा हुआ है, लेट अस से इन कैप्स है सचिन। डबल कोट्स में हमें ब्रैकेट नहीं देना है, ठीक है? ये सचिन का डेटा पड़ा हो ना, मुझे इन 2 स्ट्रिंग्स नेम और नेम 1 को कंपेयर करना। अब मैं प्रोग्रामिंग पहले की तरह a इक्वल्स टू b की तरह अगर लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? आई विल राइट नेम इक्वल्स टू व्हाट? नेम 1। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या पर है? a और b 2 वेरिएबल्स थे, आप उन वैल्यू को क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो। यहां पर जो आपके वेरिएबल्स है वो क्या है? नेम ऑफ 0 है और नेम ऑफ 1 है, ऐसी नेम 1 ऑफ 0 है। इस तरह से अगर हम खाली एरे का नाम लिखते हैं, तो मैंने आपको बताया था एरे का अगर आप नाम लिख रहे हो तो एग्जैक्टली आप क्या लिख रहे हो? बेस एड्रेस लिख रहे हो। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि मैं यहाँ पर वैल्यूज नहीं, क्या कंपेयर कर रहा हूँ? एड्रेस कंपेयर कर रहा हूँ कि नेम 1 जो एक बेस एड्रेस है, कहीं मेमोरी में स्टोर्ड हुआ है, ऐसी नेम भी बेस एड्रेस है, वो भी मेमोरी में कहीं स्टोर्ड हुआ है। तो मैं तो उन 2 एड्रेसेस को कंपेयर कर रहा हूँ कि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या दोनों एक ही जगह पर स्टोर्ड है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। 2 अलग अलग वेरिएबल्स मेमोरी में स्पेस तो अलग अलग ही ऑक्यूपाई करेंगे ना। तो बेस एड्रेस को कंपेयर करने का मतलब तो ये हो गया कि 2 वेरिएबल्स के हम एड्रेसेस कंपेयर कर रहे हैं, वो सेम नहीं हो, वैल्यूज नहीं हो रही कंपेयर, क्योंकि आपने क्या दिया? पूरा का पूरा बेस एड्रेस दे दिया। अगर आप नेम ऑफ 0 कर रहे हैं तो इसका मतलब आप वैल्यू कर रहे हो। दिस इज व्हाट आई एम कंपेयरिंग वैल्यूज, बट किसकी? 0th कैरेक्टर की, उसके 0 से कर रहा हूँ। मुझे एक एक करने पड़ेंगे ऐसे सारे। नेम 0 को 0 से करूँ, नेम के 1 को 1 से करूँ, 2 को 2 से करूँ, एक एक करना पड़ेगा, एक साथ नहीं है। एक साथ के लिए ही फंक्शन बनाया गया strcmp, स्ट्रिंग कंपेयर। 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए हम इसमें डेटा देंगे नेम और व्हाट? नेम 1। हमने 2 स्ट्रिंग दे दी, इसका रिटर्न टाइप भी एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, तो रिजल्ट आ। इस रिजल्ट में क्या आएगा? जो कंपैरिजन
इन दो स्ट्रिंग्स का किया गया है, इसका रिजल्ट यहाँ पर आएगा। और रिजल्ट का मतलब है क्या आएगा कि सपोज जैसे वहां सचिन और यहाँ सचिन पड़ा हुआ है, रिजल्ट की पॉसिबल वैल्यूज 3 हो सकती हैं। वी हैव 0 पॉसिबल वैल्यू, रिजल्ट कैन बी 0, रिजल्ट कैन बी ग्रेटर देन 0 एंड रिजल्ट कैन बी लेस देन व्हाट 0। सो ग्रेटर देन 0 और लेस देन व्हाट 0, 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। अब स्ट्रिंग कंपेयर कंपैरिजन करता कैसे? हमारे पास पहली स्ट्रिंग थी सचिन, दिस इज सचिन, और दूसरी स्ट्रिंग भी सचिन ही थी कैपिटल में से। तो स्ट्रिंग कंपेयर दोनों के पहले पहले कैरेक्टर्स को मैच करेगा, एस और एस दोनों कैपिटल में मैच कर गए तो अपने आप वो नेक्स्ट कैरेक्टर पे जंप कर जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर इज स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि स्मॉल ए का स्काई कोड क्या है 97 है, कैपिटल ए का स्काई कोड क्या है 65 है, डिफरेंस आ गया। बस जहां डिफरेंस आ गया वहीं स्टॉप हो गया, और वो डिफरेंस ही आपको रिटर्न करेगा। यानी इस केस में जो वैल्यू मुझे रिटर्न हुई दैट इज व्हाट 32 थी, विच इज व्हाट ग्रेटर देन क्या है मेरे पास 0 है। अगर यही उल्टा होता, मतलब मैं क्या लिख रहा होता, पहले नेम 1 है और बाद में नेम है, तो ये स्ट्रिंग रिवर्स होती। यानी मेरे पास क्या आता 65 माइनस क्या होता 97, तो रिजल्ट क्या आता फिर -32 आता, विच इज व्हाट लेस देन 0। कोई और भी डेटा हो, सपोज मैं कह रहा हूं कि यहां पर सचिन है और दूसरे में सुमित पड़ा हो, अगेन यहां पर पहला कैरेक्टर मैच कर रहा है तो डिफरेंस आ गया, आया नहीं पहले कैरेक्टर से तो, लेकिन ए और यू का जो डिफरेंस है वो तो आएगा ना, कि ए का स्काई कोड आपको पता है 97 है, यू का स्काई कोड कुछ होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या रिटर्न हो जाएगा। यानी वैल्यू हमारे पास तब भी आएगी, वो होगी क्या ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और व्हाट इक्वल टू 0। अगर सारे कैरेक्टर मैच करते होंगे, सचिन ये दूसरे में भी सारे कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो स्ट्रिंग कंपेयर दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा और कंपैरिजन में हमें रिटर्न क्या करेगा 0, ग्रेटर देन 0 एंड व्हाट लेस देन 0, कि दोनों स्ट्रिंग मैच कर रही है या पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से क्या है बड़ी है, बड़ी ऑन द बेसिस ऑफ अस्काई को, और या फिर पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से छोटी है अगेन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अस्काई को। तो strcmp था। नेक्स्ट फंक्शन strcmp है, सेम है बिल्कुल strcmp की तरह, जिस आई का मतलब क्या है इग्नोर केस है, मतलब दो स्ट्रिंग कंपेयर करते हुए केस चेक नहीं करना। जैसे इस केस में इसने अभी बताया था ना, मैं सचिन और सचिन एक यहां पर मैंने दो स्ट्रिंग दिया है strcmp i में। जैसे ये एग्जांपल था हमारा सचिन और सचिन का, स्ट्रिंग कंपेयर दो स्ट्रिंग कंपेयर कर रहा है, उसने क्या दिया था हमें कैरेक्टर भी चेक करवाए थे, मतलब उसने क्या दिया था स्मॉल ए और कैपिटल ए का जो डिफरेंस था 97 माइनस 65, ये हमें उसने डिफरेंस क्या था एग्जैक्टली रिटर्न किया था। उसने दो कैरेक्टर्स को मैच नहीं किया क्योंकि दोनों का केस क्या था डिफरेंस था। इन दैट केस हमें रिजल्ट क्या मिला था 32 मिला था, लेस देन 0। ध्यान रखना है जहां डिफरेंस आ गया बस वहीं से वापस आ जाएगा, आगे कंपेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर मेरे पास यही फंक्शन होता strcmp i स्टैंड फॉर इग्नोर केस, रिजल्ट यही है 3, आउटपुट यही है 3। फर्क सिर्फ इतना होगा इस केस में ये दोनों स्ट्रिंग क्या है सेम है, स्मॉल सचिन और कैपिटल सचिन, दोनों का मतलब सेम ही बात है, क्योंकि दोनों से क्या होगा केस चेक नहीं होगा, मतलब एग्जैक्टली स्मॉल ए कैपिटल ए सेम है, और केस चेक नहीं होगा मतलब वो क्या करता है एग्जैक्टली डिफरेंस अगर आता है, सपोज पहले केस में डिफरेंस था 65 सपोज माइनस 65, डिफरेंस क्या है तो दोनों कैरेक्टर्स का डिफरेंस 0 है, इसलिए उसने अगले कैरेक्टर पे जंप कर दिया। मैं अब यहाँ आई के केस में कहूंगा डिफरेंस 0 आता है, 32 आता है और -32 आता है, तो दोनों स्ट्रिंग क्या है सेम है, क्योंकि अगर स्मॉल ए और कैपिटल ए होगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा 32, और अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए होगा तो डिफरेंस क्या होगा -32। तो
यहां पर आई ने क्या कह दिया कि दोनों कैरेक्टर्स के बीच का डिफरेंस अगर 0, 32 और -32 आता है, इसका मतलब दोनों कैरेक्टर के मैच कर। ऐसी सारी स्ट्रिंग वो इसी तरह से चेक करेगा कि इस 3 का मतलब सेम है। यहां पर डिफरेंस जब 0 था तो ही 0, तो आई का मतलब सिर्फ फर्क है, इग्नोर केस है कि दो स्ट्रिंग को चेक करते हुए उनका केस चेक नहीं करना। नेक्स्ट फंक्शन strLWR है, लोअर है। इसमें आप एक स्ट्रिंग दोगे, ये उसे लोअर केस में क्या कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर आपने एक स्ट्रिंग बनाई यहाँ पर कैरेक्टर टाइप नेम विद द साइज ऑफ 20, हमने इसमें सचिन डाला, कुछ कैरेक्टर कैपिटल है कुछ स्मॉल है। नाउ strLWR ऑफ नेम कुछ रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न टाइप वॉइड है। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद अगर आप नेम को इटसेल्फ प्रिंट कराओगे तो उसमें क्या पड़ा होगा, एग्जैक्टली सारा डेटा स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया, सारा डेटा स्मॉल में। अगर कुछ कैपिटल में और भी होता बीच में, एच कैपिटल में सपोज करो, तो आउटपुट क्या आएगा, सारा लेटर स्मॉल लेटर में कन्वर्ट होगा। तो स्ट्रिंग के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है ये उसी को लोअर केस में क्या कन्वर्ट कर देगा। इसी का रिवर्स है strUPR, अपर है, ये स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जो भी स्ट्रिंग में डेटा पड़ा हुआ है ये उसे कैपिटल लेटर में क्या है कन्वर्ट कर देगा। कैपिटल लेटर का मतलब इसका रिवर्स हो गया कि अगर यही strLAR की WR की जगह पर क्या होता strUPR, तो आउटपुट क्या होता, पूरी स्ट्रिंग का डेटा कैपिटल लेटर में क्या है कन्वर्ट होगा। तो स्ट्रिंग कैपिटल लेटर में क्या है कन्वर्ट होगा, दैट इज UPR। नाउ लास्ट दो फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट। strCPY स्ट्रिंग कॉपी है, मतलब एक स्ट्रिंग का डेटा दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना। नॉर्मली अगर दो वेरिएबल्स का डेटा कॉपी करना होता, आई विल से int a मेरा एक वेरिएबल है 5 पड़ा हुआ है, और मैंने एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया b, मैं कह रहा हूं b इक्वल्स टू व्हाट, a, मतलब हमें a का डेटा b में कॉपी करना है। तो हम सिंपल लिखते हैं b इक्वल्स टू व्हाट, a का डेटा b में क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो दैट इज कॉपी, किसी वेरिएबल की बात कर रहे हैं। अगर यही एरे का केस होता तो प्रॉब्लम वहीं पर आती। प्रॉब्लम वही थी हमारे पास कि कैरेक्टर टाइप का अगर हमारे पास वेरिएबल है नेम साइज ऑफ 20, सचिन हमने इसके अंदर डाला हुआ है, वी हैव अनदर कैरेक्टर टाइप वेरिएबल कॉल्ड name1 साइज ऑफ 20, हमने इसमें कुछ नहीं डाला। नाउ वी आर यूजिंग strCPY स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी के आर्गुमेंट्स क्या है, सॉरी इससे पहले हमें कॉपी करना है। अगर मैं ये लिखता name1 इक्वल्स टू व्हाट, नेम पहले की तरह b इक्वल्स टू व्हाट, a, तो b में क्या डालना था, a का डेटा डालना था। name1 में मुझे क्या डालना है, नेम का डेटा डालना है। बट अगेन मैं अगर ऐसा लिखता हूं तो ये नहीं चलेगा, बिकॉज यहां पर आप क्या दे रहे हो, एड्रेस दे रहे हो। तो एड्रेस को इक्विवेलेंट करने का मतलब है आप ये कह रहे हो कि name1 का एड्रेस क्या हो, जो नेम का एड्रेस है। मतलब आप किसी वेरिएबल का एड्रेस चेंज करने जा रहे हो, एड्रेस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। सो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक स्ट्रिंग अगर दूसरी स्ट्रिंग में डालनी है तो फंक्शन कौन सा आएगा, स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी दो पैरामीटर लेगा, पहले टारगेट एंड देन सोर्स। भाई किसमें डेटा डालना है, जैसे पिछले एग्जांपल के अकॉर्डिंगली डेटा मुझे किसमें डालना है, name1 में डालना है, और डालना क्या है, नेम का डेटा डालना। तो नेम का डेटा कॉपी हो गया किसमें, name1 में। दैट मीन्स इस स्टेटमेंट के बाद अगर हम name1 को प्रिंट करेंगे तो उसमें क्या पड़ा होगा, नेम का डेटा पड़ा होगा। तो एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करनी है, सिंपल इक्वल ऑपरेटर से कॉपी नहीं होंगी, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है, एड्रेस है। हाँ, एक एक करके डालना चाहो वो हो जाएगी, name1 ऑफ 0 इक्वल्स नेम ऑफ 0। आप लेंथ तक का लूप लगा के आप एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कॉपी करना चाहो वो कर सकते हो। बट पूरी स्ट्रिंग अगर एक साथ करनी है तो फंक्शन कौन सा है, strCPY कॉपी। और कॉपी की तरह हमारे पास फंक्शन है strcat कंकैटिनेट। कंकैटिनेट इज व्हाट, हम कई बार लिखते हैं या हम चाहते हैं, सपोज करो मेरे पास एक स्ट्रिंग में पड़ा है सचिन और एक स्ट्रिंग में पड़ा है वर्मा, मुझे दोनों को कंबाइन करना, ठीक है ना, कंकैटिनेट, जोड़ना है मुझे आपस में। अब जोड़ने के लिए हमारे पास फंक्शन फिर से वही है, strcat, CPY की जगह पर cat, कॉन्कैटिनेट। हम यहाँ पर क्या देंगे, पहला स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा, दिस इज इक्वल टू name1 इक्वल्स टू name1 प्लस व्हाट,
मतलब नेम वन में क्या आएगा, टारगेट है, टारगेट में क्या आएगा, जो टारगेट में ऑलरेडी पड़ा हुआ प्लस द सोर्स, डेटा व्हाट, सोर्स। अज्यूमिंग कि मेरे पास कैरेक्टर टाइप एक वेरिएबल नेम वन था, साइज ऑफ 20, और इसमें मेरे पास क्या पड़ा था, सचिन था। एक और वेरिएबल नेम साइज ऑफ 20, और यहां पर मेरे पास क्या पड़ा है, वर्मा पड़ा हुआ। स्ट्रिंग कंकैटिनेट के बाद एग्जैक्टली नेम वन की वैल्यू क्या होगी, सचिन वर्मा। स्पेस आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपने दिया नहीं तो स्पेस वर्मा, ठीक है। और नेम की वैल्यू उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, तो वो एज इट इज पड़ा है वर्मा। तो टारगेट में हमने जो टारगेट में ऑलरेडी पड़ा था सोर्स का साथ डेटा क्या किया, जोड़ दिया। सो जो हमने अभी लिखा नेम वन इक्वल्स टू नेम वन प्लस व्हाट, नेम, कि नेम वन में क्या आएगा, जो नेम वन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, प्लस द डेटा व्हाट, नेम। ये 7 फंक्शन है हमारे पास, और इन 7 फंक्शंस के लिए हमें लाइब्रेरी अलग से इंक्लूड करनी है, string.h, ये ध्यान रखना।